जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ड है स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच, एक वर्ड यूज किया गया स्टेज। तो लास्ट टाइम एसडीएलसी के अंदर हमने वर्ड यूज किया था फेज। इस यहाँ पे स्टेज है और वहाँ पे फेज था। स्टेज भी स्टेप बाय स्टेप है और फेज्ड का मतलब भी यही होता है कि आप किसी लेंथी प्रोसीजर को जब जो है वो डेवलप करते हैं, जैसे हमने कहा था डेटाबेस जो है वो एक लेंथी प्रोसीजर है, कम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको बहुत सारा टाइम जो है वो लगाना पड़ता है, कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आपने उसके अंदर डिफरेंट फेजेस भी देखे थे, चेक भी किए थे कि डिफरेंट फेजेस से होने के बाद जो हमारे पास डेटाबेस बनी थी। तो स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच भी हमारे पास जो है ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम किसी भी डेटाबेस को जो है वो डेवलप करते हैं। थोड़ा फर्क ये है कि जब हमने, आपको याद होगा, एसडीएलसी को पढ़ रहे थे तो हमने उसका सबसे पहला जो फेज पढ़ा था वो हमारे पास था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इब्तदाई उसके अंदर हमने ये करा था कि हमने इब्तदाई तौर पे इन्वेस्टिगेट किया था सिस्टम को। वहां पे मैंने आपको एक बात की थी कि सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये था कि हम हर चीज को वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हर एग्जिस्टिंग चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मोस्टली जो हमारे पास एस डी एल सी यूज की जाती है वो मोस्टली, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि न्यू सिस्टम जब बिल्ड किया जाता है तो उस पर्पज के लिए हम एस डी एल सी का इस्तेमाल करते थे। समटाइम फाइल सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता था उसके लिए भी हम एस डी एल सी का यूज करते थे, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास वहाँ पे फोकस था, हमारा फोकस जो होता था वो न्यू सिस्टम। तो हम उसको कहते थे कि वो हमारे पास, जो हमारे पास स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच है ये टॉप डाउन अप्रोच है, जबकि हमारे पास एस डी एल सी जो थी वो बॉटम अप अप्रोच थी। अब टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या फर्क है? टॉप डाउन का मतलब है कि हमारे पास एक अप्रोच जो होती है वो जर्नल होती है। जर्नल से क्या मुराद है कि हम ओवरऑल एक बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ है, इसको ठीक करना है। जबकि बॉटम अप के अंदर क्या होता है, एक छोटी छोटी चीजों को लेके हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं, इन दी एंड हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है। जैसे आप लोगों ने फेजेस के अंदर देखा, हमने स्टार्ट के अंदर ही उसको बेसिक्स लेवल के ऊपर जाके डिस्कस किया था, वो हमारे पास जो थी बॉटम अप थी। हमने स्पेसिफिक इश्यूज को लिया उसके अंदर। वहां पे जैसे आपने देखा था कि बजट की इंफॉर्मेशन, स्कोप, हमने वहां पे, आपको याद होगा कि हमने स्कोप को डिस्कस किया था, टाइम को डिस्कस किया था, बजट को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर हम वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं क्या उसकी मार्केट के अंदर प्लेस होगी या मार्केट के अंदर प्लेस नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ों को हमने उसके अंदर डिस्कस किया था और इन दी एंड फिर हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद फिर सेकंड फेज के ऊपर गए थे, फिर उसके अंदर एसआरएस रिपोर्ट हमने दी थी। तो हमने स्पेसिफिक इश्यूज को उसके अंदर लिया था, स्पेसिफिक पॉइंट्स को हमने एसडीएलसी के अंदर लिया था। आपको अगर याद हो तो हमने उन स्पेसिफिक चीज़ों को ले जाने के बाद जो है हमारे पास इन द एंड सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि हमने उसको मेंटेन किया। तो छोटे छोटे स्पेसिफिक इश्यूज थे, वो बॉटम अप अप्रोच थी। एसडीएल जो थी हमारे पास एज अ बॉटम अप अप्रोच थी, जबकि हमारे पास एसडीडीए जो है वो हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि मोस्टली स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच एसडीडीए के अंदर जो है ये होता है कि हम एक बड़ी जर्नल प्रॉब्लम को लेते हैं, एक जर्नल रिक्वायरमेंट को लेते हैं और उसी जर्नल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम काम स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो है एक सिस्टम वर्क कर रहा है, एक सिस्टम ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन के अंदर मौजूद है, आपको पता है कि ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो उसके कस्टमर होते हैं, या जो ऐसे स्टैक होल्डर्स जो कि डायरेक्टली उस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, उनको पता होता है कि वो सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। डेटाबेस जो, जैसे अब कोई बैंक है, बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, या हम कह सकते हैं हम यूनिवर्सिटी पोर्टल की एग्जांपल ले लेते हैं, पता है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करनी होगी तो हम डायरेक्टली, हमें एक डायरेक्ट एक ओवरऑल जर्नल व्यू देंगे कि जी ये इसके अंदर इशू है, इस इशू को हमें टैकल करना चाहिए, इस इशू को हमें ठीक करना चाहिए। तो स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच जो है वो ऐसी ही सिचुएशन के अंदर यूज की जाती है कि एक आप जर्नल इशू को लेते हैं और बड़े इशू के बाद उसके अंदर छोटे छोटे इश्यूज को बाद में सॉल्व करते हैं। एसडीएलसी के अंदर छोटे इश्यूज को लेते थे, इन द एंड जो है वो आपके पास एक बड़ी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो इसके अंदर भी ये
नंबर ऑफ जो है वो डिफरेंट नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स भी हम उसको कह सकते हैं। फेजेस का वर्ड हम एसडीएलसी के अंदर स्पेसिफिकली यूज करते हैं, यहाँ पे हम स्टेजेस की बात करेंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच के अंदर, हम उसको एज अ मॉड्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं। और हर स्टेज को हम अलहदा से इंकैप्सुलेट करते हैं, अलहदा से मैनिपुलेट करते हैं, अलहदा से हम डील करते हैं। जस्ट लाइक दैट, जैसा कि हमारे पास जो है वो एच डी एल सी थी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम एक फेज को कंप्लीट करते थे, फिर दूसरे फेज की तरफ जाते थे, दूसरे फेज को कंप्लीट करते थे, फिर हम तीसरे फेज की तरफ जाते थे। और उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इनमें से कोई फेज को स्किप नहीं कर सकते। तो इसी तरह स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच भी नंबर ऑफ स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। हर स्टेज को सेपरेटली, हर मॉड्यूल को सेपरेटली जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है, इनकैप्सुलेट किया जाता है। उसकी जो आउटकम होती है वो फिर हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर उसको एज अ इनपुट के तौर पे ले जाते हैं। तो हर स्टेज जो है वो कम्युनिकेट करती है, इंटरेक्ट करती है अदर स्टेज के साथ थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेस। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक स्टेज का रिजल्ट है, जब हमारे पास एक स्टेज से हम गुजरेंगे तो हम किसी दूसरी स्टेज की तरफ जाएंगे। तो हर स्टेज जो है वो कम्युनिकेट करती है अपनी नेक्स्ट स्टेज के साथ, और उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। वेल डिफाइंड इंटरफेस का मतलब है कि उसको एक जो है, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि अगर फर्स्ट स्टेज है, उसकी जो आउटपुट आएगी, उसका जो रिजल्ट आ जाएगा, वो नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी इनपुट बन जाएगी। और फिर जब सेकंड स्टेज के ऊपर हम पहुंचेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है, वो थर्ड स्टेज की फिर इनपुट बन जाएगी। तो इसी तरह हर स्टेज जो है वो अपने रिजल्ट्स को अब इंटरेक्ट करेगी, कम्युनिकेट करेगी नेक्स्ट स्टेज के साथ। तो एस टी एल सी अप्रोच के अंदर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि एसडीएलसी के अंदर हमारे पास पहला जो फेज था वो इन्वेस्टिगेशन का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का पहला फेज नहीं है, यहाँ पे एनालाइज है, यूजर इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है, सिस्टम ऑलरेडी या काम कर रहा है, चाहे फाइल सिस्टम के ऊपर हो सकता है वो, लेकिन ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, एक पहले से ऑलरेडी एक चीज को एनालाइज करना है। यूजर की इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाएगा कि यूजर जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर, करंट यूजर इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह की करंट यूजर इन्वायरमेंट के अंदर जो यूजर है, जो एंड यूजर है, वो रह रहा है। तो जो करंट सिस्टम है उसके ऑपरेशंस को, उसके आउटकम्स को इस फेज के, इस स्टेज के अंदर जो है वो क्लोजली स्टडी किया जाता है, और देखा जाता है कि करंट सिस्टम के ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं उसकी आउटकम्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो करंट सिस्टम अभी करंटली हमारे पास वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। आया क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है उस सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है, रिसोर्सेज कंप्लीट उसके पास मौजूद हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि सिस्टम अच्छा होता है, अच्छा सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन उसके रिसोर्सेज कम होने की वजह से उसके वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो कि रिजल्ट्स को होने चाहिए। तो पहली स्टेज के अंदर जो है उसकी करंट इन्वायरमेंट को डिस्कस किया जाता है, उसकी करंट इन्वायरमेंट के अंदर उसके तमाम ऑपरेशंस को डिस्कस किया जाता है, तमाम आउटकम्स को डिस्कस किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। अब क्योंकि ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी ये सिस्टम काम कर रहा है, ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक एक सिस्टम काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट स्टैक होल्डर्स मौजूद होते हैं। स्टैक होल्डर्स के अंदर उसके जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक सारे लोग जो हैं उसको हम स्टैक होल्डर कहते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो जब एनालाइज किया जाता है उस सिस्टम को, तो डेफिनेटली लोगों से पूछा जाता है, मैंने जैसे अभी आपको बता रहा था, जो पर्सन उस सिस्टम के अंदर मौजूद होता है वो बेहतर अंदाज में जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है, बेहतर अंदाज के अंदर डिफाइन कर सकता है उस सिस्टम के बारे में। तो जब एक उस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे अभी हम स्टेट डेटाबेस डिजाइन अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, स्टैक होल्डर्स के क्वेश्चन किए जाते हैं, करंट सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाता है कि जो अभी करंट सिस्टम काम कर रहा है वो किस तरह का सिस्टम है,
कैसे काम उसके ऊपर हो रहे हैं, किस तरह ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, क्या रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, अगर ठीक नहीं आ रहे तो क्या क्या किस किस जगह के ऊपर उसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो एनालाइज यूजर एनवायरनमेंट के अंदर सिस्टम को डिटेल के अंदर जो है वो एनालाइज किया जाता है, और जो उसके आउटकम्स होती हैं, जो कि इंटरव्यू से इंफॉर्मेशन गैदर होती है, डिफरेंट स्टैक होल्डर से जो इंफॉर्मेशन ली जाती है डिफरेंट क्वेश्चंस करके, तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, और स्टैक होल्डर से करंट सिस्टम के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसके ऊपर फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसके ऊपर रेडी की जाती हैं, कि क्योंकि स्टैक होल्डर्स बताते हैं कि सिस्टम के ऑपरेशन यहाँ पे वीक है, यहाँ पे सिस्टम हमारा सही काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि अगर हम इसको सिस्टम को इस तरह से कर दिया जाए, अगर ऐसे बेहतर कर दिया जाए तो सिस्टम जो है वो आपको बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता होता है। तो इस फेज के अंदर जो है वो बेसिकली जो करंट सिस्टम होता है उसको इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो सारा एनालाइज किया जाता है, उसके रिजल्ट्स को जो है वो यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो फर्दर जो है इसके ऊपर काम होता है। फर्दर क्या काम होता है, वो सेकंड जो स्टेज है वो हमारे पास है डेवलप लॉजिकल डाटा मॉडल। अब देखें यहाँ पे हम लॉजिकल मॉडल के ऊपर डायरेक्टली चले गए हैं। ठीक है, अब लॉजिकल मॉडल का मतलब होता है, अब देखें आपने एसडीएलसी के अंदर रिक्वायर सेकंड फेज के अंदर रिक्वायरमेंट्स बताई थी। क्यों? हम क्योंकि एक नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे थे, स्कोप बताया, टाइम बताया, बजट बताया, सारी चीजों के बाद रिक्वायरमेंट्स उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम तो है, ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, करंट सिस्टम मौजूद है, हम करंट सिस्टम के अंदर मौजूद स्टैक होल्डर से इंटरव्यू भी कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन गैदर भी कर चुके हैं, हमें नया सिस्टम तो नहीं बना रहे यहाँ पे जो हमें फिर रिक्वायरमेंट भी गैदर करनी पड़े, उसको एनालाइज, उसको जो इन्वेस्टिगेट भी करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो तो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। हमारे पास जो है यहाँ पे डायरेक्टली जब हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन स्टैक होल्डर से आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल मॉडल डेवलप किया जाता है। लॉजिकल मॉडल क्या होता है? नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लॉजिकल मॉडल को, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं लेकिन वो सीक्वेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर उसके अंदर एक सिमेट्री होती है, उसी सिमेट्री के अंदर जो है आप लोगों ने फिर चीजों को लेके चलना होता है। जैसे मैंने आपको एसडीएलसी के अंदर बताया था कि मॉडल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मैंने रियल लाइफ की आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कोई घर बनाया जाता है, इसका एक मैप बनाया जाता है, उसी मैप के अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर वर्किंग की जाती है कि हमने पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। उसके अलावा मैंने हमेशा जो है वो खाने की रेसिपी की एग्जांपल देता हूँ, खाने की रेसिपी को फॉलो प्रॉपर करेंगे तो वो चीज़ सही बनेगी, अगर आप प्रॉपर उसकी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ ठीक नहीं बनती। इसी तरह जब कर्ड सिस्टम को डिस्कस किया गया तो आपको मैंने बताया लास्ट लाइन के अंदर कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई, कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और ऐड होनी चाहिए, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है एक लॉजिकल मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर तमाम हम एंटिटीज को भी कंसीडर करते हैं, हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स को भी उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उनके फिर आपस में हम रिलेशनशिप भी बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर लॉजिकल डाटा मॉडल बनाना है तो डेफिनेटली आपके पास ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए, कि वो एंटिटीज भी होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए, और कंप्लीट रिलेशनशिप्स भी होने चाहिए। उसके अलावा क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ट्रांजैक्शन, उसके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो कौन कौन सी उसके अंदर आप ऐड करेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशंस, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को जो है ये आपका सिस्टम सपोर्ट करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देंगे। टाइप ऑफ डाटा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, कि इस सिस्टम को किस तरह से जो है एक्सेस किया जाएगा, उसके एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म कौन से होंगे, आया सिर्फ आईडी और पासवर्ड की बेस के ऊपर एक्सेस किया जाएगा, या बायोमेट्रिक सिस्टम भी है, या कोई अदर अथेंटिकेशन सिस्टम है, किस तरह से इस सिस्टम को एक्सेस किया जाएगा, तो उसका मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म भी आप इस लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर डिफाइन करेंगे। कंप्लीट कॉन्स्टेंट्स, किस तरह से आपने उसके ऊपर रूल्स लगाने हैं, किस तरह से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंट पॉलिसीज को किस तरह से जो है इस मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी डिटेल भी आप इसके अंदर यहाँ पे मेंशन करते होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे ये भी बताया जाता है वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस एक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट्स हैं।
जब आप डेटाबेस को बनाते हैं, अब जैसे आपका यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक पहुंच चुकी है, तो वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है करंटली, ठीक है। तो जितने जैसे जैसे सम टाइम जो है ये, अगर डेटाबेस को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तो विद द पासेज ऑफ टाइम जो डेटाबेस एक्सेस की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, बहुत ज़्यादा उसको एक्सेस किया जाएगा। जब बहुत ज़्यादा पीपल उसको एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो एक्सेस टाइम है वो डाउन हो जाता है। तो हमेशा जब भी कोई डेटाबेस बनाई जाती है तो उसके लॉजिकल मॉडल के अंदर ये चीज डिफाइन की जाती है कि अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि होता अप्रोक्सीमेटली है, एक्सपेक्टेड होती है चीज, क्योंकि डेटाबेस के अंदर आप जो है वो 100% ये नहीं कह सकते कि डाटा का वॉल्यूम कितना होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है होता है वॉल्यूम का, जो ट्रांजैक्शन उसके ऊपर होनी होती हैं, तो मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उसका वॉल्यूम जो है, उसकी स्पेस जो है उसी हिसाब से ज़्यादा कंसिडर करती हैं, उसी हिसाब से सिस्टम को डेवलप करती हैं कि इन फ्यूचर माइट भी पॉसिबल कि डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सिस्टम उसको हैंडल कर सके, उसके अंदर किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी ना आए। अगर डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डेटाबेस का जो एक्सेस है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर किसी किस्म का फर्क ना पड़े, ऐसा ना हो कि जो है वो यूजर्स की, कस्टमर की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो डेटाबेस का एक्सेस जो है वो स्लो हो गया है। तो जब आप सिस्टम को बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो बजट की इंफॉर्मेशन भी आप उसके अंदर कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा फ्यूचर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स जितने भी होते हैं वो इस लॉजिकल मॉडल के अंदर जो है वो आप कंप्लीटली ऐड करते हैं, जो कि पहले स्टेज के अंदर आपने उनको एनालाइज किया था। तो लॉजिकल मॉडल के अंदर आप इन शॉर्ट जो नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम की बुनियाद के ऊपर, ऑलरेडी सिस्टम हम नया है तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम जो काम कर रहा है उसको जो आप इम्प्रूव करने जा रहे हैं, आपने उसकी एक कंप्लीट लॉजिक बना ली है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास जैसे बॉयज हैं, उनके पास बाइक होती है, ठीक है, जब वो बाइक उनकी अगर बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या वो समझते हैं कि अब उसकी बहुत काबिल रहम हालात है, तो मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो उससे पूछते हैं यार इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, अगर मैं इसको ये काम करवाता हूँ, वो काम करवाता हूँ, इसका ये भी मसला है, ये स्टार्ट भी सही नहीं होता, इसका ये है वो है, सारी चीज़ें बताता है उसको। मैकेनिक को कहता है जी मुझे बता के दो, फिर क्या कहता है जी कापी पेंसिल ले आए, वो लिखना शुरू कर देता है, ये चीज भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी, सारी चीजें लिखने के बाद उसको दे देता है, ठीक है, कंप्लीट। क्यों? ऑलरेडी बाइक नई तो नहीं ले रहा वो, बाइक ऑलरेडी वही है, लेकिन उस बाइक को इम्प्रूव कर रहा है, उसको उसकी कंडीशन को बेहतर कर रहा है, तो उसके लिए वो सारी चीजें मैकेनिक जो है उसको लिख देता है कि ये चीजें आप इस बाइक के ऊपर ये खर्चा करेंगे, ये चीजें आप इसके ऊपर खर्चा लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी हालत के अंदर आ जाएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर लिखता है, तो एक लॉजिक बनाता है उसके अकॉर्डिंग, फिर वो उसको मैकेनिक जो है वो ठीक करता है। तो हमेशा क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है तो उसको किस तरह से डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें उसकी एक लॉजिक बना दी जाती है। जब लॉजिक बना दी जाती है, अब फिर अगला मरहला इंपॉर्टेंट तरीन आता है, वो होता है चूज आर डीबीएमएस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस और चीज होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और चीज होती है, ये अपनी बात माइंड में रखिएगा। डेटाबेस हम कहते हैं जनरल टर्म है कि किसी भी चीज के अबाउट आप एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस है। डेटाबेस को बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता होता है, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करते हुए आप किसी भी डेटाबेस को बनाते हो, ठीक है। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके अंदर आप डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं, और जैसे हम कहते हैं एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल एसक्यूएल है, ओरेकल है, डॉट नेट है, वीपी है, डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं डीबीएमएस के, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करते हुए आप जो है किसी भी डेटाबेस को डेवलप करते हैं, किसी भी डेटाबेस को बनाते होते हैं। तो जब आपके पास लॉजिक आ गई, आपके पास की कंप्लीट लॉजिक आपने बना ली कि मैं इस सिस्टम को इस तरह से डेवलप करूंगा, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी जो है वो सॉफ्टवेयर चूज करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप उस सिस्टम को डेवलप करेंगे, उसकी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है उस सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। और हमेशा इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो भी आप
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे जो हमने एनालाइज स्टेज के अंदर जो है वो डिफाइन किया, और लास्ट स्टेज के अंदर लॉजिकल मॉडल के अंदर इन द एंड भी जो है जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उन सारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को वो सॉफ्टवेयर जो है वो सेटिस्फाई करें। और हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट स्टेज के अंदर पढ़ा कि सिक्योरिटी का कंस्ट्रेंट्स हैं, सिक्योरिटी हमेशा किसी भी डेटाबेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हम किस तरह से सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी भी उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी डेटाबेस जो है जब आप बना रहे होते हैं तो हमने ये भी देखा था डेटाबेस अप्रोच के अंदर एक कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर चूज करें डेटाबेस बनाने के लिए जिसके थ्रू आप यूजर फ्रेंडली एक इंटरफेस बनाएं ताकि यूजर जो है वो इजीली उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो हमेशा इस फेज के ऊपर ये इंपॉर्टेंट फेज होता है जब आप किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं उस डेटाबेस को बनाने के लिए डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया जाता है। कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी वो टूल हो सकता है कि जिसके थ्रू आप उस डेटाबेस को डेवलप करते होते हैं। उसके बाद आप मैप करते हैं लॉजिकल मॉडल टू डीबीएमएस। ये जो हमारे पास स्टेज है ये रिलेट कर रही है लॉजिकल डाटा मॉडल, डेवलप लॉजिकल डाटा मॉडल और चूज जेबीएम से। इसका मतलब है कि आप मैप कर रहे हैं लॉजिकल डाटा मॉडल को टू डीबीएमएस। तो इसका मतलब है कि जो जो बातें आपने लॉजिकल मॉडल के अंदर डिफाइन की, जो जो ये पॉइंट्स आपने लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर बताए कि हम इन चीज़ों को लेंगे तो हमारे पास वो डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, वो सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो फीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों को आप मैप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। इसका मतलब है कि आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं? लॉजिक तो है आपके पास, आपको पता भी है कि आपने किस तरह से इसको डेवलप करना है, किस तरह से इसको इम्प्रूव करना है, और आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, आपको सॉफ्टवेयर का भी पता है। तो आप उस सारी लॉजिक्स को, जो आपने एक लॉजिकल मॉडल बनाया था, आपने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, किसी भी डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली जो चीजें डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती। ठीक है, तो डिजाइनर मैप कर देता है लॉजिकल मॉडल इनटू डीबीएमएस को, जो लॉजिकल मॉडल के अंदर चीजें बताई, जो इन्फॉर्मेशन वहां पे दी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैप कर देता है डीबीएमएस के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर है, जो लॉजिकल मॉडल के अंदर आपने बताया था कि किस तरह से मैं जो है इस डेटाबेस को बनाऊंगा, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकेंगे, वो कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर भी इसके अंदर डेवलप की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो जैसे लॉजिकल मॉडल के अंदर चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, जिस सेम मैनर के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है उसी सेम मैनर के अंदर ही उसको डेवलप किया जाता है। और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी और रिकमेंडेशंस थी फ्यूचर के लिए, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि हमारे पास फ्यूचर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी फ्यूचर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे मैप कर दिया जाता है, जो उसके अंदर रिकमेंडेशंस होती हैं सारी चीज़ों को मैप करते हैं लॉजिकल मॉडल टू डीबीएमएस। जब हमारे पास बन जाता है, मैप कर दिया जाता है लॉजिकल मॉडल को अकॉर्डिंग टू डीबीएमएस तो हमारे पास एक फिजिकल मॉडल बन जाता है। अब फिजिकल मॉडल के अंदर क्या होता है? बेसिकली डाटा की लेआउट होती है कि अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो आपने अभी एक लॉजिक बनाई थी, लॉजिकल मॉडल बनाया था, और उस लॉजिकल मॉडल को आपने इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। जब आपने उसको मैप कर दिया लॉजिकल मॉडल को अकॉर्डिंग टू डीबीएमएस, तो जो चीज आपके पास उस टाइम बन के आई वो आपके पास जो है वो एक फिजिकल लेआउट ऑफ डाटा थी, एक स्ट्रक्चर, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर आपके पास बन के आ गई है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो चीज़ें आपके पास थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने एक फिजिकल मॉडल जो है वो डेवलप कर लिया है। तमाम एंटिटीज को जो है आपने जो है वो लॉजिकल डाटा मॉडल जो था एलडीएम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज़ें लॉजिकल मॉडल के अंदर आपने डिफाइन की हुई थी उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास जो है वो फिजिकल मॉडल बन गया है। और इसको बनाया किस तरह? विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, उसके अंदर जो है वो तमाम आप इंटरनल स्कीमास को, डेटाबेस को, उसके अलावा डाटा टेबल्स को, आप उसके अंदर कॉलम्स को, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप्स को आप उसके अंदर कंप्लीट डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि जो आपके पास एक
लॉजिकल मॉडल था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, डेवलप कर दिया उसके अकॉर्डिंग फिजिकल मॉडल को विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक फिजिकल मॉडल जो है वो बन के आ गया। उसके बाद जब आपके पास फिजिकल मॉडल बन जाता है तो आप उस फिजिकल मॉडल को एवेलुएट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो फिजिकल मॉडल आपने बनाया है अब आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ठीक है, कि जिस पर्पस के लिए आपने उसको बनाया था, जो आपकी नीड्स थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, क्या वो सारी नीड्स, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हुई हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हुई हैं या नहीं हुई। तो आप सिस्टम को वैल्यूएट एज अ होल भी करते हैं, और आप सिस्टम को डेवलप जो है वो पोर्शन बाय पोर्शन भी इवेलुएट आप उसको कर सकते होते हैं। ठीक है, तो जब आप सिस्टम को इवेलुएट करते हैं, बेटा इन द एंड में आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, जब आप उसको इवेलुएट कर लेते हैं तो उसके अलावा आप उसको सिर्फ एक डाटा मॉडल के थ्रू या एक डाटा सेट के थ्रू चेक नहीं करते, बल्कि आप उसकी क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू, डिफरेंट डाटा सेट के थ्रू जो है आप उसको चेक करते होते हैं। ठीक है, तो इवेलुएट फिजिकल मॉडल के अंदर जो फिजिकल मॉडल आपने डेवलप किया था उसको आपने इवेलुएट किया, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया, तो जिस पर्पस के लिए हमने ये मॉडल बनाया क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। आप इसको स्टेज बाय स्टेज भी, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी चेक कर सकते हैं, और एज अ होल भी इसको चेक किया जा सकता होता है। और हमेशा बेहतर जो चेकिंग होती है ये होती है कि आप डिफरेंट डाटा सेट को यूज करते हुए उसको चेक करें, ना कि जो है वो आप सेम डाटा सेट के ऊपर इसको चेक करें। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाते हैं तो आप उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करते हैं। जैसे भी मैं एग्जांपल दे रहा था बच्चों को, बाइक की हमेशा ट्यूनिंग की जाती है। ट्यूनिंग हमेशा उस चीज की होती है जो आपके पास ऑलरेडी एक चीज मौजूद हो। नई चीज को हमेशा जो है ट्यून नहीं किया जाता होता, हमेशा पुरानी चीज को ट्यून किया जाता होता है। ठीक है, नई चीज को हमेशा टेस्ट किया जाता है, पुरानी चीज को हमेशा ट्यून किया जाता होता है। ये बात आपने माइंड में रखी है। तो ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम था जिसको अभी हमने इम्प्रूव किया, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस की हैं, उसके अंदर कोई करेक्शंस की हैं। ठीक है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको इंश्योर किया है कि अब जो आपके पास डेटाबेस काम कर रही है वो एफिशिएंट है। ठीक है, हमने डेटाबेस को री ऑप्टिमाइज किया है, उसके अंदर डिफरेंट जो है हमने मॉडिफिकेशंस की हैं, उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं। तो इस चेकिंग के अंदर जो है हम सारी चीज़ों को लेते हैं, देखते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स पहले डिफाइन की थी, क्या उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब ये सारी जो हमारे पास ट्यूनिंग के बाद जो हमारे पास परफॉर्मेंस है, क्या वो हमारे पास परफॉर्मेंस जो है वो हौसला अफजा है या नहीं है। तो हमेशा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो आपने अभी एवेलुएट किया है फिजिकल मॉडल, इसका मतलब है आपने मॉडल बना लिया तो अब आपने उसको इन दी एंड यहाँ पे ट्यून किया है। टेस्ट का वर्ड हमने एसडीएलसी के अंदर यूज किया था। ठीक है, ट्यून का वर्ड हम एसडीडीए के अंदर यूज कर, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम था, इसको इम्प्रूव किया गया, मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर करेक्शंस की गई, इसको री ऑप्टिमाइज किया गया। ठीक है, इसके हार्डवेयर को, इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अब हमने इम्प्रूव किया है। तो हम इसको अब देख रहे हैं क्या वो सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं या वो सारी इंप्रूवमेंट्स जो है वो नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों को परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर जो है वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो इन दी एंड जब हम ट्यून भी कर लेते हैं, हमारे पास जब फिजिकल मॉडल को हम इवेलुएट करते हैं, परफॉर्मेंस चेक की जाती है, अगर उसके अंदर कोई एरर्स आते हैं तो हम उसको ट्यून बाद में करते हैं, मॉडिफिकेशन जो करेक्शंस की हैं, तो उसके बाद इन दी एंड जो है हम उस फिजिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं। जब हमने फिजिकल मॉडल को एवेलुएट यहाँ पे कर लिया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, हमें पता लगा कि ये सब कुछ ओके है, तो हम फिर उस फिजिकल मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो डेटाबेस हमारे पास फंक्शनल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिजिकल मॉडल जो है यहाँ पे अब इस फॉर्म में आ गया है कि वो फुल फंक्शनल फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्यों फंक्शनल फॉर्म के अंदर मौजूद है, क्यों हमने उसको डिप्लॉय कर दिया है, क्यों हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसकी वजह ये है क्योंकि वो सब सेटिस्फाई कर रहा था तमाम रिक्वायरमेंट्स को, जो हमने फिजिकल मॉडल को एवेलुएट किया, फिर उसके बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस को ट्यून किया, हमें जो है इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि उसके अंदर अब सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने डिफाइन की हैं वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमें नए सिस्टम के अंदर चाहिए थी। तो हमने अब उसके बाद जो है अब सिस्टम को जो है वो